आज आपको बताएंगे कि चांद पर जमीन कैसे ली जा सकती है। एक साइट है lunarregistry.com, इस पर ऑनलाइन जमीन ले सकते हैं आप अपनी पसंद के हिसाब से जमीन खरीद सकते हैं। वेबसाइट पर अलग अलग जगह है, बे ऑफ रेनबो, लेक ऑफ ड्रीम, सी ऑफ वेपर्स, सी ऑफ क्लाउड जैसे नाम आपको नजर आएंगे। वो पूछेगा कहां जमीन खरीदनी है, जो जगह ठीक लगे, वैसे तो सब एक जैसा लग रहा है, जो जगह ठीक लगे वहां जमीन ले लीजिए। ये चांद की अलग अलग लोकेशन के नाम है, इनमें से किसी लोकेशन पर जमीन खरीद सकते हैं। इस वेबसाइट से जमीन खरीदने पर पूरे दस्तावेज भी मिलेंगे, रजिस्ट्री वाले, खरीदने का सर्टिफिकेट और रजिस्ट्री मिलती है। चांद पर जमीन खरीदना बहुत सस्ता है। 1 एकड़ की कीमत है $34। भारतीय रुपए में इसकी कीमत हुई लगभग 2500 रुपए के करीब। भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एप्पल पे, बिटकॉइन से भी कर सकते हैं। यह है तरीका जमीन खरीदने का चांद पर। अब हम तो चांद पर जा चुके हैं, चांद पर बस्ती बसा, हम अगर पहले पहुंच गए तो क्या हमारा कब्जा माना जाएगा? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि चांद का मालिक है कौन फिर। आइए इस पर बात करते हैं कि चांद पर मालिकाना हक कौन किसका है। ये चांद आ गया और ये देखिए, ये वो लीडर है जिसमें जिनपिंग भी है, पुतिन भी है, बाइडेन भी है, जो देख रहे हैं कि चांद पर तो भारत पहुंच गया, क्या इनका कब्जा हो जाएगा? ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत के चांद फतेह के बाद चांद पर रेस और तेज हो गई और रूस, अमेरिका सहित कई देशों का अभियान होगा। धीरे धीरे चांद पर कब्जे की लड़ाई तेज होगी। अब चांद पर कब्जे को लेकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं, आखिर कब्जा किसका है, आखिर चांद का मालिक कौन होगा? 1967 में 104 देशों ने एक समझौता किया था। 67 में 104 देशों, जिसके तहत अंतरिक्ष की चीजें किसी देश की संपत्ति नहीं होंगी। पृथ्वी के अलावा कोई भी चीज अंतरिक्ष में किसी की संपत्ति नहीं होगी, वो सबकी है। मतलब चांद सितारे किसी देश के अधीन नहीं आ सकते। इस समझौते पर भारत भी हस्ताक्षर कर चुका है। चांद पर जमीन तो बेची जा रही है, लेकिन चांद पर खरीदी जमीन पर आप दावा नहीं कर सकते। रजिस्ट्री का सर्टिफिकेट लेकर आप घूम सकते हैं। चांद पर बेशक किसी भी देश का झंडा लगाओ, लेकिन चांद का मालिक कोई नहीं बन सकता है, कम से कम उस समझौते के मुताबिक। आइए हमारे साथ वैज्ञानिक अजय शर्मा साहब जुड़ रहे हैं। अजय शर्मा साहब, मेरा सवाल यह है कि चांद का आखिर मालिक कौन है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बस्ती बसाने की बात भी हो रही है, जमीन खरीदने की बात भी हो रही है और सब चाहते हैं चांद पर पहुंचना। देखिए, टकराव तो संभव है, बिल्कुल, इस बात से कोई मना नहीं की जा सकती। लेकिन जो देश अग्रणी हैं इस खेल में, या जो यूनाइटेड नेशंस वगैरह हैं, वो मेरे को जरूर लगता है कि आगे आने वाले भविष्य के लिए वो कुछ नियम तय करेंगे, क्योंकि एकदम इतना कम्पिटिटिव हो जाना भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। बहुत सारा हम वहाँ पर पोल्यूशन कर रहे हैं स्पेस में, तो वो भी कोई भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, बिल्कुल जरूर है कि अच्छी संभावनाएं देखी जाएं। अगर हम उस तरफ बढ़े तो फिर वो विनाशकारी भी साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया अजय जी इस बातचीत के लिए। आइए अब आपको बताता हूं एक और दिलचस्प बात। मैंने आपको बताया चांद पर कब्जे की होड़ है, तो एक दौर में होड़ ऐसी थी कि चांद को गिरा देने की, फोड़ देने की, बम मारने तक की तैयारी कर ली थी। देख रहे हैं इस तरह का एटम बम मारने वाला था अमेरिका। चांद पर एटम बम मारकर उसे लग रहा था चांद ना मेरा ना तेरा, मैं एटम बम मारकर फोड़ दूंगा। यह तैयारी थी अमेरिका की और यह सच है। बताने जा रहा हूं आपको कैसे, क्या करने वाला था। देख रहे हैं आप, 1950 के दशक में रूस अमेरिका में जीत की रेस लगी थी। 1950 में यह रेस चांद पर सबसे पहले पहुंचने की थी कि कौन पहले पहुंचेगा। 1955 में सोवियत यूनियन ने एक अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया। यह पुतिन है, उधर बाइडेन है। उस वक्त सोवियत यूनियन के दौर में पुतिन नहीं थे, लेकिन उस वक्त सोवियत यूनियन हुआ करता था, जिसमें यूक्रेन और रूस, अभी जो रूस है एक ही हिस्सा था। 1959 पहला मानव निर्मित यान चांद पर लैंड करा दिया गया। 1958 में अमेरिका में नासा की स्थापना हुई। इसी साल अमेरिका में टॉप सीक्रेट प्लान बनाया गया, नाम दिया गया अ स्टडी ऑफ लूनर रिसर्च फ्लाइट्स, जिसे प्रोजेक्ट A119 के नाम से भी जाना गया बाद में। इसका मकसद था चांद पर परमाणु बम गिरा दो और इसे खत्म कर दो। ये जो होड़ लगी है, हम पहले पहुंचेंगे, हम पहले, जिसके जरिए चांद के कुछ रहस्यों का पता लगाना था। दावा यह भी है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन के लिए था। अमेरिका प्रोजेक्ट से सोवियत रूस को डराना चाहता था। सोवियत संघ ने भी चांद पर परमाणु बम गिराने का प्लान कर लिया, यानी अमेरिका और सोवियत संघ ने दोनों ने ठान लिया था चांद फोड़ देंगे। सोवियत संघ का यह प्लान अमेरिका की कार्बन कॉपी था। 1959 में अमेरिका ने प्रोजेक्ट A119 को रद्द किया। अफसर ने बताया था कि इस प्रोजेक्ट से फायदे से ज्यादा नुकसान है। बाद में अकल आई तो फिर सोचा कि चांद को फोड़ने से ज्यादा अच्छा है कि चांद पर उतर जाएं। उतरेंगे तो नाम होगा। अमेरिका ने अपना फोड़ने वाला प्रोजेक्ट रद्द कर दिया और जिसके बाद सोवियत रूस ने भी परियोजना को रद्द कर दिया। आइए आपको दिखाने जा रहा हूं चंद्रयान के मिशन डायरेक्टर के पिता हैं, जिनकी आंखों में आंसू हैं। बेटे से बात कर रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए तस्वीर को, और सामने चंद्रयान देख रहे हैं, चांद पर लैंडिंग देख रहे हैं लैंडर की। उसके बाद आंखों में आंसू आ गए। बेटे ने इतना बड़ा काम किया है, देश को फख्र कराया है, पूरी दुनिया में डंका बजवाया है। उसके बाद देखिए बात करते हुए अपने आंसुओं को रोक नहीं सके।
भाई अब आपको सुनवाता हूं इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने क्या कहा। पहले भी और आप भी हमारे वेरी कंटेंटेड है, हम वेरी जॉयफुल है कि हमको ये मिशन सक्सेसफुल बना सका। सो इसलिए हम वी आर ग्रेटफुल टू एवरीबडी फॉर कंट्रीब्यूशन, प्रेयर्स, योर ब्लेसिंग्स, सबके लिए हम हार्दिक शुभकामनाएं आपको आपसे। Chandrayaan 2 to 3. So we had a problem in Chandrayaan 2 about the soft landing. So we learned lessons from that. उसके बाद हमने जो changes चाहिए तो Chandrayaan 3 में चाहिए. So उसमें कई नए इंस्ट्रूमेंट्स डाला है. सॉफ्टवेयर तो रगड़ बनाया है. उन्होंने कई hundreds of tests हमने किया. So इस सब टेस्ट और मॉडिफिकेशंस के बारे हमने इसी बार हमने फेलियर का चांस कम हुआ था. For any मिशन में फेलियर तो होना है तो होगा, सो हमको कुछ नहीं कर सकेगा, बट एवरीथिंग वेंट वेरी वेल, इट वेंट नॉमिनली, सो हमसे एक सक्सेसफुल मिशन मिला। अब आपको एक दिलचस्प बात बताने जा रहा हूं। जिन वैज्ञानिकों की हम तारीफ कर रहे हैं, ऐसे बहुत से वैज्ञानिक आए हैं दुनिया में जिनकी हत्याएं हो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत सी मजहबी धार्मिक मान्यताएं कुछ और थी, और इन वैज्ञानिकों ने विज्ञान के जरिए जो सर्च करके, एक्सपेरिमेंट करके जो जाना और सच बताया दुनिया के बारे में, तो उसके बाद इनकी हत्या कर दी गई, इन्हें मार दिया गया, किसी को जेल में डाल दिया गया, क्योंकि बहुत से धार्मिक मान्यताएं सच के खिलाफ हो गई। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा लहरा रहा है और धरती से लेकर अंतरिक्ष के कई रहस्य खोजे जा चुके हैं। दुनिया के देशों के वैज्ञानिक इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को शुरुआत में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले इनके बारे में आपको बताऊं, इनका नाम है जर्दानो ब्रूनो। बहुत दिलचस्प किस्सा है, आपको बताने जा रहा हूं, कहानी सच है। पृथ्वी गोल कहने पर कुछ लोगों ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। इन्होंने सिर्फ इतना कहा था पृथ्वी गोल है। 17 फरवरी 1600 को इस शख्स को जिंदा जला दिया गया। 8 साल चले लंबे मुकदमे के बाद चर्च ने फैसला सुनाया था। इटली की राजधानी रोम में जर्दानो ब्रूनो को जिंदा जला दिया। ब्रूनो ने सिर्फ इतना बताया था कि धरती चपटी नहीं है, धरती गोल है। अंतरिक्ष का केंद्र पृथ्वी नहीं है बल्कि सूर्य है। ऊपर आप देख रहे हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उसके विचार, उसकी लिखी किताबें बाइबल और चर्च के दरअसल खिलाफ थी, क्योंकि ये वैज्ञानिक थे। बाइबल में लिखा था पृथ्वी अंतरिक्ष का केंद्र है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। घटना के 400 साल बाद पोप ने इस पर खेद जताया था। इनका नाम है निकोलाई कोपरनिकस। ब्रूनो से 75 साल पहले ये आए और निकोलाई कोपरनिकस ने भी यही बात कही कि अंतरिक्ष का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कोपरनिकस को ब्रूनो की तरह ही मौत की सजा सुना दी गई, लेकिन कोपरनिकस की किताब 100 साल तक बैन रही। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, पढ़ा भी होगा, गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो ने ब्रूनो और कोपरनिकस की किताबें पढ़ी। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, फिर इसी दूरबीन की मदद से खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया, और दिलचस्प क्या था, इनके नतीजे भी ब्रूनो और कोपरनिकस जैसे ही थे। इसके बाद चर्च ने कई सालों तक इन पर मुकदमा चलाया, क्योंकि ये विज्ञान के साथ थे, सच कह रहे थे। गैलीलियो 63 साल के थे तब चर्च ने उन्हें माफी मांगने को कहा। सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले तो चर्च उन्हें माफ कर देगा। गैलीलियो ने माफी मांगी। उन्होंने कहा मेरी बात से अगर कोई आहत है तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं गलत कह रहा हूं। लेकिन बाकी जिंदगी गैलीलियो जेल में डाल दिया गया, जेल में बीता। इसी तरह हाइपेशिया दुनिया की पहली महिला दार्शनिक खगोल शास्त्री थी हाइपेशिया। कोपरनिकस ने से 1200 साल पहले अलेक्जेंड्रिया में इनका जन्म हुआ। दिलचस्प है, गणितज्ञ पिता की बेटी थी हाइपेशिया। हाइपेशिया ने भी बताया कि अंतरिक्ष का केंद्र सूर्य नहीं पृथ्वी है। जूलियस सीजर और रोमन कैथोलिक चर्च को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। दुनिया की पहली दार्शनिक महिला की हत्या कर दी गई। लाइब्रेरी जला दी गई ताकि उसके शोध दुनिया तक न पहुंचे। हाइपेशिया की जिंदगी पर 2009 में फिल्म अगोरा बनी थी। तो बताने का मकसद यह है कि न जाने कितने वैज्ञानिक मार दिए गए, जान से मार दिए गए। आज विज्ञान आंखों की रोशनी खोलती है, लेकिन इस तरह के वैज्ञानिकों की हत्याएं उस दौर में हो चुकी हैं। लेकिन बहुत दिलचस्प बात यह है कि भारत इकलौता मुल्क है जहां इस तरह के विद्वान और खगोल शास्त्री वैज्ञानिक आए, जिन्हें पूरा सम्मान उस दौर में भी मिला और इस दौर में भी। हमारे साथ सृजन पाल जी हैं। सृजन पाल जी, वैज्ञानिकों को उस दौर में मार दिया गया, गैलीलियो उनमें से एक है जिन्हें जेल में रखा गया, आप क्या कहेंगे इस पर? पाश्चात्य सभ्यता थी जो कहती थी कि कोई भी ऐसी चीज जो धर्म के खिलाफ जाती है वो धर्म का नाश करने के लिए मानी जाएगी, चाहे वो कितनी भी तार्किक क्यों ना हो। और ऐसे जो व्यक्ति करेगा उसको बोला जाता था ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी एक शब्द था, और जो ब्लास्फेमी करेगा उसकी सजा मौत की सजा होती थी। और हमने सुना है जैसे कि ब्रूनो, जिन्होंने कहा कि धरती जो है ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, और ये बात जो उस समय जो चर्च था, जो बाइबल में लिखी थी, उसके खिलाफ चाहती थी, तो ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया। बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट थे, कोपरनिकस वेरी फेमस साइंटिस्ट, उनको भी ये बात पता थी, तो उन्होंने लिख के तो छोड़
छोड़ दिया, लेकिन कह दिया कि मेरी किताब मेरे जीते जी मत खोलना, नहीं तो ये लोग मेरे को जला देंगे। तो उनके मरने के बाद ही वो किताब खोली गई और कोपरनिकस के लॉज आपको पता होगा। साथ ही साथ गैलीलियो जिन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया, जिन्होंने पहली बार खगोल में ग्रहों को देखना शुरू किया, गैलीलियो ने भी यही बोला कि शायद धरती जो है, और उन्होंने शायद लगा के बोला क्योंकि उनको भी खतरा लग रहा था, तो उन्होंने कहा कि शायद धरती जो है ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, सूरज हो सकता है। ऐसा करने के लिए उनको पकड़ लिया गया, उनसे जबरदस्ती एक माफीनामा लिखवाया गया, और जब उनको दोबारा उन्होंने ये बात कही गलती से, तो उनको घर घर में नजरबंद कर दिया गया। और गैलीलियो जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उसके बाद कोई डिस्कवरी नहीं कर पाए। सृजन पाल जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं एक बहुत दिलचस्प बात, जो अब तक आपने देखा तो सैकड़ों बार होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा। ये आप देख रहे हैं, ये चंद्रयान जब भेजा जा रहा था वो तस्वीर है। ये जो गोल्डन पेपर फॉयल लगा है चंद्रयान पर, ये आपने बहुत बार देखा होगा, सोचा भी होगा कि भेज तो चांद पर रहे हैं, अंतरिक्ष में क्या फॉयल लगाते हैं, क्या बला है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। इस तरह से बहुत से स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट भी जाते हैं, देख रहे हैं। आपको लगेगा ये ऊपर अंतरिक्ष में जाएगा तो फट तो नहीं जाएगा, क्या बला है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये गोल्डन फॉयल जो है ये आखिर होता क्या है। ये देख रहे हैं इस पे लगा हुआ चंद्रयान 3, एक सुनहरी परत आपको नजर आ रही होगी, चंद्रयान के चारों तरफ से यह कवर की तरह लपेटी गई। इसे मल्टीलेयर इंसुलेशन या MLI कहते हैं, MLI। बाहर की तरफ सुनहरी और अंदर सफेद परत होती है। पॉलिएस्टर और एल्युमिनियम से मिलकर कई परतें बनाई जाती हैं। छोटी छोटी ऐसी परतें मिलकर एक शीट बनाती हैं और स्पेसशिप के महत्वपूर्ण हिस्सों में इस शीट को लपेट दिया जाता है। 3 शीट इन हिस्सों को रेडिएशन के प्रभाव से रोकती है, यानी यह शीट लगाया जाता है इसलिए क्योंकि रेडिएशन से बचा सके। यह सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित कर देती है। सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो वापस यह शीट्स स्पेसक्राफ्ट को अत्यधिक गर्मी से बचाती है। धरती से चांद की दूरी करीब 4 लाख किलोमीटर है, जबकि यान चांद की यात्रा में कई गुना चक्कर लगाता है। अंतरिक्ष तक पहुंचने में तमाम धूल और कण भी होते हैं, यह स्पेसक्राफ्ट की क्षमता और गति प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन यह शीट इन कणों से यान की सुरक्षा करती है। सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 तैयार हो रहा है और उस सूर्ययान में भी ये गोल्डन शीट आपको नजर आएगी। ये है इसकी खासियत। अब आपको बताता हूं कि आखिर क्या चंद्रयान वापस धरती पर लौटेगा। दिलचस्प बात यह है, चला गया है, क्या वापसी की कोई गुंजाइश है। चंद्रयान 41 दिन की यात्रा के बाद चांद पर पहुंचा है। धरती के 14 दिन तक वो चांद पर काम करता रहेगा, मतलब चंद्रयान 3 चांद पर 5 सितंबर तक काम करेगा। सवाल उठ रहे हैं कि उसके बाद चंद्रयान का क्या होगा। क्या चंद्रयान वापस धरती पर लौटेगा या फिर वहीं रह जाएगा। अगर लौटेगा तो कैसे वापस आएगा, और रहेगा तो आखिर करेगा क्या। दरअसल 14 दिन के बाद चांद में रात हो जाएगी। रात में दक्षिणी ध्रुव का तापमान -200 डिग्री तक पहुंच जाएगा। लैंडर और रोवर ऐसी हालत में काम करने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि चंद्रयान के दोनों हिस्से मतलब लैंडर और रोवर सौर ऊर्जा से चलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 4 दिन के बाद लैंडर और रोवर निष्क्रिय हो जाएंगे। हालांकि 14 दिन बाद वो फिर काम करने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि 14 दिन बाद चांद पर फिर सूर्योदय हो जाएगा, तब सौर ऊर्जा से वो एक बार फिर चल सकते हैं। ऐसा हुआ तो भारत को बड़ी कामयाबी मिल सकती है। 28 दिन में लैंडर और रोवर ज्यादा खोज कर पाएंगे, इसके बाद रात होते ही वो फिर निष्क्रिय हो जाएंगे। 28 दिन से ज्यादा दोनों के चलने की उम्मीद कम है, लेकिन 28 दिन के बाद भी रोवर और लैंडर लौटेंगे नहीं। मतलब भले काम ना करें, लेकिन रहेंगे चांद की सतह पर ही, जैसे चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की कक्षा में है और चंद्रयान 3 का प्रोपल्जन मॉड्यूल चांद के चक्कर लगा रहा है। सृजन पाल बता रहे हैं, उनसे सुनिए जरा, वो बता रहे हैं कि आखिर अब क्या होगा और टेक्निकल भाषा में सुनिए जरा। अभी ये वाला चंद्रयान 3 वापस नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे आने वाली जो ज्ञान है हमें नहीं मिलेगा। प्रज्ञान रोवर और चंद्र और हमारा विक्रम लैंडर का जो भी ज्ञान है वो हमें मिलता रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को वो प्रेरित करता रहेगा कि जब कभी आज से 10-12 साल बाद कोई भारतीय गगननॉट वहां पर जाएगा और जाएगा विक्रम, हमारे विक्रम 3 लैंडर के पास, विक्रम लैंडर देखेगा उसको, प्रज्ञान रोवर के पास जाएगा, वो चीजें बिल्कुल वैसी ही वहां बनी रहेंगी। तो इतिहास का वो जो एक तरह का छाप है वहां छूटी रहेगी और भारत का जो एम्ब्लम प्रज्ञान रोवर ने बनाया है चंद्रमा की सतह पर, वो भी वहां उसको दिखेगा।